गाइस मैं हूं यश अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर, पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? गुटनिरपेक्षता का द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध आरंभ हो गया। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वैसे शीत युद्ध आरंभ हो गया। अमेरिका गुट और सोवियत गुट के मध्य यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध आरंभ हो गया। नव स्वतंत्र राष्ट्र किसी एक गुट में शामिल नहीं होना चाहते। जो नव स्वतंत्र राष्ट्र जो भी स्वतंत्र हुए थे वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते। इसलिए विकासशील देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अर्थात वे किसी भी गुट में शामिल हुए बिना अपने स्वतंत्र सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास की नीति को अपनाना चाहते थे। वो किसी भी गुट में शामिल हुए बिना अपना विकास करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना गुट बनाया जिसका नाम है गुटनिरपेक्षता। उन्होंने बिना किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, किसी गुट में तो शामिल नहीं, पर उन्होंने विकास करने के लिए अपना ही एक गुट बनाया जिसका नाम है गुटनिरपेक्षता। चलिए हम बताएं गुटनिरपेक्षता के शिखर सम्मेलन के बारे में। गुटनिरपेक्षता आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन सन 1961 के यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ। अब तक गुटनिरपेक्षता आंदोलन के 16 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। इनके वर्तमान में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़कर 120 हो चुकी है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन से भारत को लाभ। गुटनिरपेक्षता आंदोलन से भारत को क्या लाभ हुए, चलिए हम उस बारे में पढ़ते हैं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन में भाग लेने से भारत दोनों ही गुटों से आर्थिक मदद, तकनीकी मदद प्राप्त कर सकता था। जो भारत है ना, वो दोनों ही महाशक्तियों से आर्थिक और तकनीकी मदद ले सकता था। गुटनिरपेक्षता आंदोलन से भारत दोनों गुटों से स्वतंत्र रहकर अपनी विदेश नीति का संचालन करके अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास कर सकता है। भारत दोनों ही गुटों से विदेश नीति का संचालन करके अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास कर सकता है। गुटनिरपेक्षता के संस्थापक नेता एवं देश। जोसेफ ब्रोज टिटो कहाँ से? यूगोस्लाविया से। जवाहरलाल नेहरू भारत से। गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से। सुकर्णो इंडोनेशिया से तथा वामेन क्रुमा घाना से। ये कौन है? गुटनिरपेक्षता के संस्थापक नेता एवं उनके देश के बारे में बताया गया। गुटनिरपेक्षता की विशेषता क्या है? गुटनिरपेक्षता की कोई ना कोई विशेषता तो होगी ना, उसके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित विदेश नीति होनी चाहिए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी सबकी प्रेजेंट होनी चाहिए, इस पर आधारित विदेश नीति होनी चाहिए। गुटनिरपेक्षता नव उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की नीति का विरोध करता है। जो गुटनिरपेक्ष है वो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करता है। किसी भी सैनिक संधि या गुट का सदस्य ना होना। राज्य की भूमि पर किसी भी विदेशी सैनिक अड्डे के लिए स्थान होना। राज्य की जो भूमि है उस पर किसी भी विदेशी सैनिक अड्डे के लिए स्थान ना होना। गुटनिरपेक्षता ना तो पृथकवाद और ना ही तटस्थता। गुटनिरपेक्षता जो है वो ना तो पृथकवाद और ना ही तटस्थ है। पृथकवाद का क्या मतलब होता है, चलिए हम पढ़ते हैं। पृथकवाद का मतलब होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना। अर्थात बस अपने आप से ही मतलब रखना, बाकी किसी और से मतलब ना रखना। बस अपने से ही मतलब होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ भी उसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने 1787 से 1914 तक पृथकवाद को अपनाया था। अमेरिका जो था उन्हें 1787 से 1914 तक पृथकवाद को अपना रखा था, यानी उसे कोई भी लेना नहीं था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ भी हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं तटस्थता का मतलब। गुटनिरपेक्षता का मतलब ना तो तटस्थता का धर्म निभाना है, ठीक है। गुटनिरपेक्षता का मतलब जो है वो ना ही तटस्थता का धर्म निभाना है। तटस्थता का अर्थ मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होना है। जो तटस्थता का मतलब है मुख्यतः क्या? युद्ध में शामिल ना होना। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। और यह देश युद्ध के सही या गलत होने के पक्ष में कोई तर्क नहीं देते। जो ये देश होते हैं वो युद्ध सही है गलत है इसको इस मामले में कुछ भी नहीं कहते, ठीक है। भारत ने तटस्थता को नहीं अपनाया। जो भारत था ना उसने तटस्थता को नहीं अपनाया था। कैसे पता चलता? चलिए हम देखते हैं।
अपना, क्योंकि भारत ने महाशक्तियों के बीच युद्ध समाप्त करने की कोशिश की है। क्योंकि जो भारत था ना, उसने महाशक्तियों के बीच युद्ध समाप्त करने की कई बार कोशिश की है। गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना, गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसकी आलोचना हुई है। चलिए हम देखते हैं आलोचक जो थे ना, उन्होंने क्या क्या कहा इस बारे में, गुटनिरपेक्षता के बारे में। आलोचकों ने यह तर्क दिया है कि गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। जो आलोचक थे ना, उन्होंने यह तक कह दिया कि गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, यानी उसका कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं है। भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। भारत इसकी आड़ में ना अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से ही बचता है। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। भारत का जो व्यवहार है ना, उसमें स्थिरता ही नहीं है, यानी बैलेंस ही नहीं है, इनबैलेंस है। भारत ने 1971 के युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी। भारत ने ना 1971 के युद्ध में ना सोवियत संघ से मदद ली थी। कुछ आलोचकों ने तो यह तक कह दिया कि भारत तो सोवियत खेमे में शामिल हो गया। जो भारत है ना, सोवियत संघ में शामिल हो चुका है। कई आलोचक ने तो यह तक कह दिया सोवियत संघ से हमने सिर्फ मदद ली थी। सोवियत संघ जो हमारा अच्छा मित्र है, और मित्र के नाते उसने हमारी हेल्प भी की है। ठीक है, मित्र के नाते ही हमने उससे हेल्प ली थी, ना कि हम उसके खेमे में शामिल हुए थे। गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के कारण, किसी भी नीति को अपनाने के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। तो चलिए हम देखते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के पीछे कौन से कारण थे। भारत किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। जब भारत किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं होना चाहता, भारत अंतर्राष्ट्रीय विषय या समस्या पर अपना स्वतंत्र विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता चाहता था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपने स्वतंत्र राय रखना चाहता था, इसलिए वह किसी भी महाशक्ति में ऐड नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर किसी महाशक्ति में ऐड होता तो उसके हिसाब से उसे चलना पड़ता। बट भारत जो था अपनी स्वतंत्रता चाहता था। भारत क्योंकि उपनिवेशवाद का शिकार रह चुका था, भारत अपने देश के आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर था। भारत जो था ना, गुलाम रह चुका था। ठीक है, तो उसको ना किसी भी देश से आर्थिक सहायता चाहिए थी। भारत अमेरिका तो सोवियत दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करके अपना विकास करना चाहता। जब भारत दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता चाहता था। एकल ध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता। देखिए, हमने पहले देखा कि दो गुट थे, तो उसमें तो हमने गुटनिरपेक्षता बनाया। ठीक है, अब वो दोनों गुट में से एक सोवियत संघ जो उसका पतन हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, बट मैं आपको अभी बता रही हूँ कि अभी वो खत्म हो चुका है सोवियत संघ। अब अमेरिका ही बचा है। ठीक है, अगर अमेरिका ही बचा तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन की क्या जरूरत है, क्या प्रासंगिकता यानी क्या जरूरत है, उसके बारे में हम चलते पढ़ते हैं। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के निम्न क्षेत्र है। ठीक है, उसके बारे में हम चलिए हम पढ़ते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो भी हम नीचे पढ़ेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है आवश्यक है। दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी प्रभुत्व को कम करने के लिए। एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी अब अमेरिका सोवियत संघ खत्म हो चुके हैं, तो अमेरिकी महाशक्ति उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन की जरूरत है। आज हमें नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता शीर्ष समाप्त होने के बाद भी बनी हुई है। जो अभी भी शोषण हो, ठीक है, गुलाम बने देश, इसको रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अभी भी प्रासंगिकता है। नाटो, चलिए हम पढ़ते हैं नाटो के बारे में। पहले हम देखते हैं नाटो की फुल फॉर्म, उत्तरी अटलांटिक संधि। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1949 में। सदस्य कितने? 12। और ये किसने बनाया था? ये बनाया अमेरिका ने। उद्देश्य क्या? इसके सभी 12 सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे। जो सभी 12 सदस्य वो एक दूसरे की मदद करेंगे, मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होता है तो उससे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। अगर किसी भी देश पे हमला होता है तो उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर सामना करेंगे। वार्सा की स्थापना 1955 में हुई थी। अमेरिका ने नाटो बनाया था तो सोवियत संघ ने देखा देखी में वार्सा संगठन बनाया। इसकी ना तो कोई उद्देश्य ना ही कोई फुल फॉर्म है, बस ये देखा देखी में बनाया गया एक संगठन है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, चलिए हम पढ़ते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अविकसित देशों का दर्जा मिला। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अधिकतर देश शामिल होते उन्हें अविकसित देशों का दर्जा मिला। देश गरीब थे, देश जो थे ना गरीब थे, इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। इनके सामने जो मुख्य चुनौती थी ना, वो अपनी जनता को गरीबी से निकालने की थी। इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था। इनके लिए क्या था? आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना टिकाऊ विकास के कोई भी देश सही मायनों में आजाद नहीं रह सकता। कि बिना टिकाऊ विकास के ना कोई भी देश सही मायनों में आजाद नहीं रह सकता। ऐसे में देश उपनिवेश यानी गुलाम भी हो सकता है। 1972 में यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन UNCTAD में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव किया गया, ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र देशों का शोषण न हो सके। एक नई व्यापार नीति लाई गई ताकि जो धनी देश है ना, वो नव स्वतंत्र देशों का शोषण ना कर सके। टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ये पॉलिसी का नाम है जो निकाली गई थी। विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस तरह नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार की धारणा का जन्म हुआ। इस तरह क्या हुआ? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार की धारणा का जन्म हुआ। अविकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार होगा। जो अविकसित देश है, जिनका विकास नहीं हुआ, उनके प्राकृतिक संसाधन जो है उन पर उनका अधिकार होगा। ये देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, ताकि कोई और देश जो है इनका शोषण ना कर सके, इसलिए ये सब चीजें लाई गई। वरना कोई भी शक्तिशाली देश इनके प्राकृतिक संसाधन ले सकता था, इनका शोषण करता ना करे, इसलिए ये व्यवस्था लाई गई है। अविकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। अविकसित देश जो उनकी पहुंच कहाँ तक होगी? पश्चिमी देशों के बाजार तक। ये देश अपना सामान पश्चिमी देशों को बेच सकेंगे। ये जो देश है ना, अपना सामान पश्चिमी देशों को बेच सकेंगे। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। चलिए मिलते हैं किसी और चैप्टर में। बाय बाय।